कांस्टेंट सेम। क्या हम लिख सकते हैं इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो, मतलब इनके मोलार मास का अंडर रूट ऑफ मोलार मास का इनवर्स रेशियो 64 फॉर SO2, √32 फॉर O2, 1/√16 फॉर CH4। इज दैट ओके? यस सर। चलो अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एक काम करो, रेशियो है √64 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये आ गया 1, √64/√32 √2, √64/16 √4, √4 का √2। ऑप्शन 1। ये अपने लेक्चर नोट्स में लिख लो। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। क्लियर? रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/√m के प्रोपोर्शनल एंड मोलार मास इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हम लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू Pm/RT। सो density is proportional to molar mass. Molar mass can also be replaced by density in this proportionality. Yeah? तुम्हें ये लिखना है, rate of diffusion is directly proportional to 1/√of density. Eighth question, the density of hydrogen and oxygen are given. The rate of diffusion of hydrogen is 1. Then the rate of that for oxygen is, ऑक्सीजन का रेट निकालना है, हाइड्रोजन के लिए 1 दे रखा है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। हाइड्रोजन की डेंसिटी दे रखी है हमें 0.09 और ऑक्सीजन की डेंसिटी दे रखी है 1.44। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनवर्स, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनवर्स रेशियो। ये दे रखा है 1, तो इसे 1 रख दो। क्लियर? रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर ऑक्सीजन आ जाएगा। डेसिमल कैंसल, कितना होता है 9/144? एनी आइडिया? 9/144, 9154, 96 √16 आएगा, √16 is 4, 1/4 आ जाएगा सॉल्व करने। 8th क्वेश्चन। दिशा, इज दैट ओके? यस सर। C12, x ml of H2 gas diffuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the diffusion of the same volume of the gas specified below. ऑप्शन के थ्रू जाना होगा हमें 12th क्वेश्चन में। रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेट्स से फॉर द अननोन गैस, जो भी ऑप्शंस में दे रखा है, हमें नहीं पता कौन सा गैस है, अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर H2। बाय डेफिनेशन दोनों का सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, द टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम x ml, टाइम t, वॉल्यूम x ml, टाइम दे रखा है H2 के लिए 5 सेकंड। फॉर अननोन गैस x ml अपॉन टाइम, फॉर H2 x ml सेम वॉल्यूम अपॉन टाइम 5 सेकंड।
ठीक है। अब इसे इक्वेट कर दो √m2/m1 से, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन गैस, ये x कैंसल, यहाँ पे बचा 5/t और राइट साइड बचा 2/m। क्लियर। अब हमें ऑप्शंस में मोलार मास देखना है कितना टाइम दे रखा है, जहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड मैच हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन टाइम 10 सेकंड, 5/10 1/2। हीलियम का मोलार मास होता है 4, सो 2/4 √1/√2, ये मैच नहीं हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड मिल रहा है 1/2, राइट साइड मिल रहा है 1/√2। सेकंड ऑप्शन पे देखो, 5/20 1/4, 2/32 1/16 1/4, ये मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन। 5/20 √2/32, दोनों सेम वैल्यू है। 1/4, ये 1/16 का रूट 1/4। इज दैट ओके महक, सलोनी, जिसका भी डाउट था 12? Yes, sir. Then C4, one of the definition of rate of diffusion is distance traveled by the molecules per unit time, there is velocity, distance per unit time, velocity हो गया, the molecular weight of a gas which diffuses through a porous plug at 1/6 of the speed of hydrogen, मतलब उसका rate of diffusion 1/6 दे रखा है, उसका molecular speed 1/6 दे रखा है, distance per unit distance traveled per unit time will be 1/6, so unknown gas hydrogen, इसका जो velocity है d/t वो 1/6 दे रखा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन। So the ratio of rate of diffusion will be 1/6. Yeah. अब हमें बताना है इसका मोलार मास कितना है, √ मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन अननोन गैस, इनवर्स रेशियो, स्क्वायर बोथ द साइड 1/36, 2/m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 72 आ रहा है। क्लियर है स्नेहल? चले हम एक्सरसाइज 2 पर। एक्सरसाइज 2, doubts, type doubts of exercise 2। Question number 7, question number 3, 7, 10 and 13.
एक्सरसाइज 2 डाउट्स 3, 7, 10 एंड 13 ये 4 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। Question number 3, exercise 2. Two separate bulbs contain ideal gases A and B. The density of gas A is twice that of B. The molecular mass of A is half that of gas B. Two gases are at the same temperature. The ratio of pressure. चलो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला है थर्ड क्वेश्चन के लिए Pm/RT। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Two separate bulbs contain ideal gases A and B. The density of gas A. So density of gas is twice of B. चलो हम A के लिए लिखते हैं डेंसिटी ऑफ A twice of density of gas B। ये हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन। The molecular mass of A, अब डेंसिटी को रिप्लेस कर दो। Molecular mass of A is half of that gas B। Molecular mass A का B से हाफ दे रखा है। तो pressure of A, molecular mass of A, R as it is temperature of A, 2 times pressure of B, molecular mass of B, R as it is temperature of B। R universal gas constant है, कैंसिल हो जाएगा, Pm/RT से रिप्लेस किया है। अब molecular mass of A is half of that B, तो इसको लिख देते हैं हम molecular mass of B by 2। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? Two gases are at the same temperature, टेम्परेचर भी सेम है, TAT भी सेम, कैंसिल कर दो। The ratio of their pressure of A to pressure of B, pressure of A 2 as it is, pressure of B MB as it is। T सेम था, कैंसिल हो गया, R सेम था, कैंसिल हो गया, ये MB कैंसिल। PA अपॉन PB हमें कैलकुलेट करना है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Is that okay? Third question. Yes, sir. Then question number 7. The molecular weight of O2 and SO2 are 32, 64. If 1 liter of O2 at this temperature and pressure contain n molecules, the number of molecules in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure। दो बार PV equal to nRT लिखना है और सॉल्व करना है इसे। सर अब कर दूं, कॉपी कर लिया था? Yes, sir. सबसे पहले लिखते हैं PV equal to nRT। चलो SO2 के लिए अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर को एज इट इज मॉलिक्यूलर मास में पता ही था 1 लीटर O2 एंड 2 लीटर SO2। तो SO2 का वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर SO2 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर RT। अब लिखते हैं हम O2 के लिए सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इज 1 लीटर, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखें n, एवोगैड्रोस नंबर इनटू RT। PV इक्वल टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस किया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर फॉर SO2 फॉर O2। क्लियर? O2 के जो मोल्स मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं कैपिटल N, ये O2 के लिए लिखा हमने। प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वैल्यू भी दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। When we take the ratio RT, pressure that will cancel out। वॉल्यूम 2 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर, तो 2 by 1 आ गया लेफ्ट साइड, राइट साइड ये एवोगैड्रोस नंबर कैंसिल, n of SO2 अपॉन n of O2। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, SO2 के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। इज दैट ओके? 7th पूजा। Yes, sir. Tenth question. 3 footballs are respectively filled with nitrogen, hydrogen, and helium. If the leaking of the gas occurs
with the time from the filling hole, then the ratio of the rate of leaking of gas. हाँ, किसका डाउट है? 10th तन्मय का, संस्कृति का? हाँ सर। 10th क्वेश्चन में रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है नाइट्रोजन is to hydrogen is to helium. Pressure is not given, so हम क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम. इज दैट ओके? रूट 28 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए. रूट 28 बाय रूट 28 1, रूट 28 बाय 2 रूट 14, रूट 28 बाय 4 रूट 7. सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया है. So 1 is to root 14 is to root 7, first option. तन्मय हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है. अच्छा, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैं मतलब पहले भी बताइए, फिर से बता रहा हूँ. केमिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है काफी बच्चों का अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं है. क्लियर? जब वो पीटीएम के लिए आ रहे हैं, मिल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो पता चल रहा है कि क्या एग्जैक्टली वो गलत कर रहे हैं. सुनो, हमेशा जब हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर फर्स्ट वी नीड टू मेक लेक्चर नोट्स प्रॉपर्ली. ऐसा बात के लिए मत रखो कि हम लेक्चर नोट्स चलो बाद में बनाएंगे. लेक्चर के बीच में ही हमें लेक्चर नोट्स बनाना है, जितना अच्छे से बना सकते हैं. राइटिंग मैटर नहीं करती है, बट हमें जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर होने चाहिए. हमारा हैंड रिटन होना चाहिए ताकि जब हम उसे पढ़ें तो हम इजीली समझ सकें. और उसके बाद लेक्चर नोट्स बनाने के बाद जब हम पढ़ने बैठेंगे फर्स्ट टाइम, लेक्चर नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है. जो क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं एग्जांपल के फॉर्म में, या जैसे डाउट डिस्कशन में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं और जो तुम्हारे डाउट्स थे, उन्हें ऐसा एज्यूम मत करो कि सर ने कर दिए तो डाउट्स क्लियर. खुद से करो. मोस्ट प्रोबेबली 4 क्वेश्चन तुम्हारे डाउट थे, हो सकता है 4 में से 2 क्वेश्चन तुमसे वापस से फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बने, फिर दो लेक्चर नोट्स में उसका सॉल्यूशन दे. तो लेक्चर नोट्स में थ्योरी पार्ट बहुत मैटर करता है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है आफ्टर द लेक्चर. क्लियर? केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक पूरा थ्योरी बेस्ड है, इनऑर्गेनिक पूरा रिएक्शन और थ्योरी बेस्ड है. फिजिकल में 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. तो तुम देखोगे 45 क्वेश्चन में से भी 1/3 करूं मैं फिजिकल का वेटेज 15 क्वेश्चन, 15 में से भी आधे क्वेश्चन न्यूमेरिकल. तो एट द एंड केमिस्ट्री में 45 में से 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आने, बाकी तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आना है. मतलब जो लेक्चर नोट्स में लिखा है उसे पढ़ के समझ के वो क्वेश्चंस करने होते हैं. डेफिनेटली मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम ग्रैब कर सकें जो पढ़ा है. बट सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हम उसको पढ़ना तो चालू करें. लेक्चर नोट्स में से मैं जितने भी बच्चे आ रहे हैं, लेक्चर नोट्स में क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे. क्वेश्चन मतलब जस्ट थ्योरी. जैसे मैंने पढ़ाया लास्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, मोलारिटी, मोलालिटी की डेफिनेशन, तो 90% बच्चों को मतलब वो मोलालिटी की डेफिनेशन नहीं आ रही. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें टर्म्स एंड डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए. तो पहली रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, हमें लेक्चर नोट्स केमिस्ट्री में तो अच्छे से आना चाहिए. शायद फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट वे में हो, क्लियर, बट केमिस्ट्री में तो तुम्हें लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. टर्म्स एंड डेफिनेशन जितना लेक्चर नोट्स में लिखा है पता होना चाहिए. जितने भी बच्चे मुझसे आज नहीं कभी भी मिलेंगे, मैं सबसे पहला काम ही करने वाला हूँ, उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ लेक्चर नोट्स. क्लियर? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और ये ऐसा नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ इसलिए प्रिपेयर करना है, ये अपने आप के लिए प्रिपेयर करो. मतलब पढ़ने का तरीका ही है. तुम डेफिनेटली तुम में से एक भी बच्चा नहीं होगा जो लेक्चर के बाद एटलीस्ट 2 घंटे नहीं पढ़ रहा हो. तो 2 घंटे भी पढ़ रहे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि लेक्चर नोट्स हम अच्छे से खत्म करें तीनों सब्जेक्ट, फिर होमवर्क पे मूव करें. और जब होमवर्क डिस्कशन हो रहा है, हमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सा क्वेश्चन डाउट है, कौन सा क्वेश्चन हमें आ गया था. जो डाउट है उस पे फोकस तो सब पे ही करना है, बट डाउट पे एक्स्ट्रा फोकस रखना है कि हमने क्या गलतियां की थी जो हमसे नहीं बन रहा था, ताकि उस टाइप का यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो तुम खुद से कर पाओ, समझ सको कि क्या गलती हुई थी. सॉल्यूशन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है. मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से एक्सप्लेन करूं वो ज्यादा मैटर करता है, उससे अप्रोच बनता है. तो लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ो, उसके बाद होमवर्क पे जाना है. और फिर होमवर्क यहाँ पे डिस्कस होने के बाद कभी एज्यूम मत करो कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन डाउट तो तुम्हें आ गए, खुद से अटेम्प्ट करो वापस से उसे. क्लियर? बुकलेट पे आंसर कभी नहीं टिक करना है हमें. बुकलेट पे अच्छा क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लो, ये रिवीजन के टाइम पे वापस से यूज आएंगी तुम्हें. पता चला आंसर ही टिक कर रखें तो बुक का यूज ही खत्म हो गया फिर. क्लियर है इतना?
और जो बच्चे मिलने नहीं आए अब तक, मतलब जब भी तुम आना चाहो वीकडेज में कभी भी 1:30 to 3:30 के बीच में सेंटर पे आ सकते हो। मैं, मनीष सर, पाठक सर, हम होते हैं सेंटर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये दे दिया था क्या? ये कवर नहीं हुआ है 13 अब तक, गलती से दे दिया होगा, दे नो दिया सर, होगा। दिया नहीं था सर होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, what will be the partial pressure of H2 in a flask containing this many gram of hydrogen, nitrogen and oxygen? क्या हम 8th क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को ऐसा लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज हाइड्रोजन के मोल्स, नाइट्रोजन के मोल्स एंड ऑक्सीजन के मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। चलो, हाइड्रोजन के मोल्स 2 ग्राम वेट बाय मोलर वेट, नाइट्रोजन के मोल्स 14 बाय मोलर वेट, ऑक्सीजन के मोल्स वेट अपॉन मोलर वेट 16 बाय 32 टोटल प्रेशर। इसको सॉल्व करोगे 1/1 प्लस 0.5 0.5 1/2, हाफ ऑफ द टोटल प्रेशर आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा इट। इज दैट ओके दिशा? Yes, sir. Then after question number 8, question number 6, a gas is found to have this, its vapor density is 70, molecular mass होता है vapor density into 2, vapor density दे रखी 70, तो molecular mass हो जाएगा 140, कार्बन मोनोऑक्साइड X। चलो, कार्बन का वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 कितना होता है 28, 28 into X, तो 28X must be equal to 140, 28 टाइम्स ऑफ X वेट होना चाहिए 140, X के लिए सॉल्व कर लो, 5 आ जाएगा। इज दैट ओके दिशा? सिक्स्थ क्वेश्चन। Yes, sir. Then question number 5 है from Sanskriti. Fifth question, under what condition will a pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm but also a concentration of 1 mole per liter? Not exhibit a pressure 1 atm but also concentration 1 mole per liter. चलो सॉल्व करते हैं इसे। इसका अनम्यूट है ऋषिका, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं ना मैं। PV equal to nRT, one atm pressure, n by VRT, number of moles per unit volume, ये होता है कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 1, प्रेशर 1, मोल्स बाय वॉल्यूम 1, R into T, सो टेम्परेचर हो जाएगा 1/R। हमने इसको एटीएम, इसको लीटर में लिया है, R का वैल्यू रफली 1/12, इसको जब 1/12 रखोगे तो 12 केल्विन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? Third. थर्ड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एसटीपी पे प्रेशर तो 1 होता है बट कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं होता है। कंसंट्रेशन मींस मोल अपॉन वॉल्यूम। चलो क्लियर है यहां तक? चले हम आगे। यस सर। ठीक है, ग्राउंड्स लॉ हमारा कंप्लीट हुआ था। अब हमें देखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हेडिंग इन थ्योरी पार्ट। और तुम सेंटर पे जब भी आ रहे हो यू नीड टू ब्रिंग बोथ लेक्चर नोट्स एंड होमवर्क नोटबुक। काफी बच्चे होमवर्क नोटबुक नहीं ला रहे हैं, जब भी आना है तुम्हें लेक्चर नोट्स और होमवर्क नोटबुक दोनों लेकर आना है, ठीक है?
वो इसलिए नहीं कि तुम्हें हम चेक कर रहे हैं, वो जस्ट मेनली इसलिए कि तुम्हें खुद को थोड़ा सा पता चले कि ऐसा तो नहीं तुम पढ़ भी रहे हो, भले 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो बट एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये तो डेफिनेट है, हर बच्चा 2 घंटे मिनिमम पढ़ रहा होगा, हो सकता है कुछ बच्चे 8 9 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है 6 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट। बट जितना भी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट हम सही डायरेक्शन में तो जाएं, सही अप्रोच तो रखें, ये ज्यादा मैटर करता है। इसलिए वो लेक्चर नोट्स और सब कुछ बुलाया जाता है ताकि तुम्हें सब बता सकें कि क्या गलत हो रहा है। Kinetic theory of gases, KTG, it describes the behavior of ideal gas molecules. आइडियल गैस मॉलिक्यूल के साथ बिहेव करेंगे, उनमें इंटरेक्शन क्या होगा, उनका मूवमेंट क्या होगा, वो सब कुछ डिस्क्राइब करता है केटीजी। या कुछ हमारे पास 7-8 पोस्टुलेट्स हैं, हमें वो देखना है, देन वी नीड टू सी सम डेरिवेशन, सम मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट। क्लियर? पहले तो मैं पोस्टुलेट स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, वो कॉपी करने और मैं एक्सप्लेन करते चले जाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर्ली? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कुमोद पढ़ना चालू करो फर्स्ट पॉइंट। A gas consists of tiny spherical particles called molecules of the gas, which are identical in shape and size, mass. कंटिन्यू। Second, the volume occupied by the molecules is negligible in comparison to total volume of the gas. For an ideal gas, volume of the ideal gas molecule 0. Third, ठीक है, gaseous molecules are one minute. First point, a gas consists of tiny spherical particles called molecules of the gas which are identical in their shape and size. यदि हमने लेट से हाइड्रोजन गैस लिया है तो हाइड्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब वो सारे आइडेंटिकल होंगे, उनका शेप एंड साइज आइडेंटिकल होगा, उनका मास सेम होगा। क्लियर? और उनको स्फेरिकल शेप का कंसीडर किया गया है, ऐसा अजम्पशन लिया गया है। क्लियर? सेकंड पॉइंट में बोला गया है the volume occupied by the molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. जो भी इसका मीनिंग ये होगा तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ ना, तुम स्क्रीन स्विच करके बोर्ड पे देख सकते हो, देख पाओगे? नहीं देख पा रहे? सर देख पा रहे हैं। Yes, sir. देख पा रहे हैं। सो बेसिकली वो एक्चुअली मेरे पास, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि जूम कैसे होगा, तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटाना पड़ेगा। देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जिस रूम में हम बैठे हैं, उस रूम में रूम का एक वॉल्यूम है विच इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिफाइंड इन अ मैनर, इट इज अ वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट। कितना वॉल्यूम उनके मूवमेंट के लिए अवेलेबल है वो वॉल्यूम डिफाइन होता है। अब जितना भी वॉल्यूम रूम का है उतना वॉल्यूम अवेलेबल है हमारे पास, बट वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस विच आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उनका जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है दैट इज वेरी वेरी लेस।
फॉर आइडियल गैस हम उस छोटे से मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को लिखते हैं मॉलिक्यूल है पूरे रूम में, ये मूव कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया जा सकता है, या और एक्चुअली वो काफी कम होता है, 0.001% होता है। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है, इफ वी आर डिफाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक्चुअली इनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है जितना उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है, बट गैसेस का वॉल्यूम थोड़ा अलग वे में डिफाइन होता है। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज बेसिकली द स्पेस द वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर देयर मूवमेंट, इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को तो हम इग्नोर कर देते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था गैसेस में जब मैं वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक में था। इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब हम। Third, gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with walls of the container. Fourth, pressure of the gas is due to these molecular collisions with walls of the container. Fifth, these collisions are एक मिनट वेट करो। थर्ड पॉइंट, gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with the wall of the container। तो वो कभी भी gaseous molecules का मूवमेंट जीरो नहीं होता है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, and during this movement they are colliding with each other and they are also colliding with the wall of the container। तो ये जो कोलिजन हो रहा है ना मूवमेंट में, यही कोलिजन उन्हें कुछ प्रेशर एक्सर्ट करने में हेल्प करता है। डेफिनेटली यदि मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ और उस हैंड को मैं कोलाइड कर रहा हूँ विद एनी पार्टिकल, डेफिनेटली मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ। तो जो मॉलिक्यूल्स है व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल, दे आर एक्सर्टिंग सर्टेन फोर्स, दे आर एक्सर्टिंग सर्टेन प्रेशर। हमेशा कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, कभी भी इनका मूवमेंट रुकता नहीं है। यदि गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक गया मतलब वो लिक्विड या सॉलिड में आ गए। गैसेस मतलब होता ही मतलब है ना, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। चलो कृष्णा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो फिफ्थ से। These collisions are elastic in nature. Six. Molecular attraction forces are negligible. In fact, for an ideal gas, attraction or repulsion forces are equal to zero. So fifth point, the collision are elastic in nature। क्या इलास्टिक कोलिजन फिजिक्स में पढ़ा है तुमने? अब तक कवर हुआ है या नहीं हुआ है इलास्टिक कोलिजन? एनीवन प्लीज, फिजिक्स में हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। No, sir. The word हुआ है सर। elastic collision means there is no loss of momentum and energy। इनके कोलिजन में ना एनर्जी का लॉस होता है ना मोमेंटम का लॉस होता है। और इसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक वेसल लिया, उसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल है, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। इफ बाय चांस दे आर लूजिंग एनर्जी, जब हम उस कंटेनर को एक साल बाद देखेंगे तो उसमें सारे गैस के मॉलिक्यूल सेटल हो रहने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि एनर्जी लूज करके उनका एनर्जी लूज हुआ था, वो सेटल हो जाते, बट ऐसा होता नहीं है। दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन अप टू इनफाइनाइट टाइम, मींस दे आर नॉट लूजिंग एनर्जी। कोलिजन एक दूसरे से कोलाइड होने के कारण तो एनर्जी लूज नहीं करती, इलास्टिक। Then the next point, molecular attraction force are negligible for ideal gases। इसमें पूरे पोस्टुलेट्स में से दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकली रियलिटी में रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं होते हैं। वो पॉइंट है सेकंड एंड सिक्स्थ। सेकंड और सिक्स पॉइंट आइडियल गैस के लिए वैलिड है बट रियल के लिए नहीं है। बचे हुए सारे सिक्स पॉइंट्स आर वैलिड फॉर बोथ आइडियल एज वेल एज रियल गैसेस। तो जब तुम लिखोगे तो सेकंड और सिक्स पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस। चलो मानसी, मानसी बनाओ नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। मानसी बनाओ, कैन यू हियर मी? मानसी परदेसी, दोनों सो गए। निकिता, Yes, sir.
पढ़ो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। 7. Newton's law of motion are applicable on the motion of gaseous molecule. 8. Effect of gravity is negligible on molecular motion. 9. The average kinetic energy of gaseous molecule is proportional to absolute temperature of the gas. देखो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, जो हम यूज भी करेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दे आर एप्लीकेबल फॉर द मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, बट ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे, जो एक्चुअली रियलिटी में भी वैलिड है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। यदि ग्रेविटी का इफेक्ट होता मॉलिक्यूल्स के मोशन पर, तो उनका जो डाउनवर्ड एक mg लग रहा होता किसी मॉलिक्यूल पर, उस mg के कारण जिस रूम में हम हैं, जो बेस है, बेस मतलब 6 सरफेसेस है, अप डाउन फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, टोटल 6 वॉल तुम्हें दिख रही होंगी 6 डायरेक्शन में, +x - x, +y - y, +z - z। तो जो वर्टिकल वॉल्स हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, अप एंड डाउन वाली, उन पे कुछ ज्यादा फोर्स लग रहा होता बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट ऐसा नहीं होता है। द प्रेशर ऑन ईच वॉल आर सेम। तो स्मॉल रेंज के लिए हम प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं, मतलब किसको? ग्रेविटी के इफेक्ट। ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है मॉलिक्यूल पर। हाँ, लॉन्ग रेंज की बात करें, क्या एटमॉस्फेरिक एयर अर्थ से इसलिए अटैच है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी? यस, फॉर अ लॉन्ग रेंज इट इज वैलिड, बट फॉर अ शॉर्ट रेंज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर, क्योंकि एक रूम में हर वॉल पे सेम प्रेशर लगता है गैसेस। क्लियर? The average kinetic energy of gaseous molecule is proportional to absolute temperature of the gas. Absolute temperature means temperature in Kelvin. इसको हम प्रूफ करेंगे आज। चलो कॉपी कर लो ये सारे 8 पॉइंट्स, और कुछ डाउट 9 पॉइंट्स हैं, और कुछ डाउट है तो क्लियर करो। You need to copy all these points। और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना इसके यहाँ से, कि कौन सा बेसिकली पॉइंट्स में से केटीजी के लिए वैलिड है, कौन सा नहीं। इसमें सिर्फ सेकंड एंड 6th पॉइंट, इन दोनों के आगे ब्रैकेट में लिख लेना, दे आर नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस। स्नेहा जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना।
Done, sir. ठीक है, कॉपी कर लो एक बार, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे। कर लिया कॉपी? हाँ सर।
Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं ना, हम जिस रूम में है उस रूम में कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं एंड ऑल दिस गैसेस मॉलिक्यूल विल नॉट हैव द सेम मॉलिक्यूलर स्पीड। ऐसा नहीं है कि सभी का स्पीड सेम होगा, दे हैव डिफरेंट स्पीड। हो सकता है किसी का स्पीड लेट से बहुत क्लोज हो जीरो के 1 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, और वो वेरी हो रहा हो 0 मीटर पर सेकंड से लेट से मैक्सिमम वैल्यू 1000 मीटर पर सेकंड। या तो दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड। स्टार्टिंग कुछ हम ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो डेफिनेटली किसी का नहीं हुआ, जीरो से प्लस मतलब थोड़ा, और मैक्सिमम है कुछ 1000। क्या अब हमें ये बताना है कहां पर कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है। लेट से वी आर टेकिंग वन वेलोसिटी v, ये v कुछ भी हो सकता है, हमने ले लिया लेट से v हो गया 250 मीटर पर सेकंड। 250 मीटर पर सेकंड से स्मॉल चेंज किया 251 मीटर पर सेकंड तक कितने मॉलिक्यूल है। हमने 250 मीटर पर सेकंड पे एक छोटा सा बिट लिया, लेट से ये 250 मीटर पर सेकंड और ये है 251। सो 250 से 251 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स का स्पीड होगा। So these are the number of molecule having molecular speed in the range from v to v plus dv। इस dv width में कितने molecules होंगे। 4 pi constant, total molecules, molecular mass, absolute temperature, universal gas constant, मतलब सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। ये रिलेशन सजेस्ट किया मैक्सवेल ने। एंड अगेन ये सिलेबस डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब तुम्हें मेमोराइज नहीं करना है, बट इसका एप्लीकेशन जरूर है। तुम्हें याद नहीं रखना है, सामने आ जाए रिलेशन तो फिर तुम्हें क्लिक होना चाहिए, 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो फिर पता होना चाहिए। बट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे डायरेक्टली। क्लियर। तो ये हमारे पास रिलेशन है, उसमें वेरियस टर्म्स हो गए। यहाँ पर हमने n को डिवाइड कर दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। dv को डिवाइड किया इन द रेंज ऑफ dv, उस स्मॉल बिट में टोटल फ्रैक्शन कितना है मॉलिक्यूल, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन v to v plus dv। इज दैट ओके। अच्छी बात यह है कि इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा तुम्हें। If we draw the graph 1 by n dn by dv, अब जो क्वेश्चन बनेगा इस ग्राफ पे बनेगा। ये ग्राफ जरूर हमारे सिलेबस में, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। दैट मींस इस the along x-axis we are taking molecular speed, along y-axis we are taking fraction of molecule। fraction of molecule versus molecular speed में जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले तो फ्रैक्शन जीरो, मॉलिक्यूलर स्पीड भी जीरो, मतलब जीरो वेलोसिटी का एक भी मॉलिक्यूल नहीं। एज यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। अब ऐसा तो नहीं कि फ्रैक्शन हमेशा इंक्रीज होते जाएगा, जैसे से वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, 1000 से ज्यादा होने लगी, तो वो जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, देन अगेन टेंडिंग टू जीरो। तो एक बीच में 500 700 ऐसी स्पीड होगी जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन मिलेगा। कम स्पीड के कम मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा स्पीड के भी कम मॉलिक्यूल, बीच में एवरेज आउट हो जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। तो ये ग्राफ ऐसा आता है जब हम वो पूरा मैक्सवेल इक्वेशन को वैल्यू पुट करके ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा ग्राफ होता है। और इस ग्राफ को ना हम हाइपरबोला बोल सकते हैं ना पैराबोला, जस्ट एक इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग ग्राफ। ये हमें ध्यान रखना है। Speed and fraction of molecule।
हर्षल, काजल, दिशा, समझ में आ रहा है इतना? दर्शिता? Yes, sir. Sir. देखो, एरिया अंडर द ग्राफ, हमें इस एरिया को निकालना है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रिलेशन, एरिया इज अंडर रूट ऑफ वाई, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। वाई एक्सिस हमने लिया है 1 by dn by dv. This is along y axis. Along x axis we are taking velocity dv. So 1 by dn by dv into dv कर दिया हमने। ये dv कैंसिल हो गया। In total molecules, their constant will come out of integration. dn का इंटीग्रेशन भी n हो जाएगा 1 by n into n। ये तो 1 आ रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको फिजिकली देखते हैं हम, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। क्या इंटीग्रेशन y dx ये सम को भी रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है दैट इज एडिशन। इसका एडिशन जो भी y एक्सिस के अलोंग है, क्लियर, y एक्सिस के अलोंग है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 आना भी चाहिए। फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1, हम परसेंटेज को ऐड करेंगे 100, फ्रैक्शन को ऐड करेंगे 1, सारे फ्रैक्शन का एडिशन 1 आ जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ फ्रैक्शन, क्लियर, जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? सो एरिया अंडर द ग्राफ 1 आ रहा है। यदि इसका मतलब ये हुआ तुमने इसकी हाइट बढ़ा दी बाय चांस, तो विड्थ कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया हाइट बढ़ गई तो विड्थ कम होगी, विड्थ बढ़ा दी तो हाइट कम हो जाएगी। एरिया को तो 1 रखना ही नहीं, कांस्टेंट रखना है। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते ना, एरिया भी बढ़ा, मतलब उसकी हाइट भी बढ़ा दें और विड्थ भी बढ़ा दें, तो एरिया चेंज हो जाएगा। देखते हैं हम इसका यूज। Can you compare temperature T1, T2 and T3? Which temperature is more? हिंट है इसको करने के लिए, लिख देता हूं मैं वोल्ट पर, फिर तुम्हें कंपेयर करना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। Last postulate of KTG, kinetic energy is directly proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। चलो कौन सा होगा, चैट बॉक्स में टाइप करो।
which temperature should be moved? एक आंसर आया है अब तक महक का. You can just write T1 is more, T2 is more, T3 is more. सिर्फ इतना भी लिख सकते हो. कौन सा सबसे ज्यादा होगा उतना लिख दो. देखो, स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ. यदि मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, T1 के लिए इतना, T2 के लिए इतना, T3 के लिए, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? 1 का, 2 का या 3 का? वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, ना कि वाई एक्सिस पर है. वो एक्स एक्सिस के अलोंग. सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? 3 का. जिस T के लिए सबसे ज्यादा स्पीड आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा राइट हायर वैल्यू पे जा रहा है वेलोसिटी के, T3 विल बी मोर, as V3 greater than V2 greater than V1, hence T3 greater than T2 greater than T1. Is that okay? Yes, sir. हाँ सर. और ये डेफिनेट है कि तुमने विड्थ बढ़ा है तो हाइट तो कम होगी, क्योंकि एरिया को तो 1 रखना ही है. On increasing temperature, graph shift to the higher value of the speed, x-axis. Hence, its height decreases. उसका विड्थ बढ़ेगा, हाइट डिक्रीज हो जाएगी. अब हमने मॉलिक्यूलर मास को चेंज किया है. सेम ग्राफ 3 अलग अलग गैस के लिए ड्रॉ किए, सेम टेम्परेचर पर, मॉलिक्यूलर मास M1, M2 एंड M3. कैन यू कंपेयर देयर मॉलिक्यूलर मास? इसके लिए भी हिंट दे देता हूं. टेम्परेचर सेम है, heavy molecules will have less molecular speed than lighter one if compared at the same temperature. सेम टेम्परेचर पे तो डेफिनेटली जो हेवी मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी.
You can type your answer in chat box. Which one is greater? M1 ज्यादा होगा या M3 ज्यादा होगा? स्नेहा, सलोनी, संस्कृति का आंसर आया और तीनों का करेक्ट आया है। मैं वेट कर रहा हूँ और भी आंसर। सबसे ज्यादा स्पीड M3 का, सबसे लाइट गैस रही होगी M3, सबसे हेवी मॉलिक्यूल रहा होगा M1 का। सो M1 is greater than M2 is greater than M3। जैसे जैसे तुम हेवीनेस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी।
देखो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड सुन लेना आप, 2 मिनट फिर कॉपी करना. Most probable speed denoted by VMP, average speed denoted by V average, and the last one root mean square speed, root mean square velocity, root mean square speed, VRMS, root mean square. Most probable velocity वो velocity होती है which is the corresponding to this peak value. इस peak value के जो maximum fraction है उसके corresponding जो velocity होगा, speed होगा, that is VMP, most probable. सबसे ज्यादा इसका फ्रैक्शन होगा. इसका फाइनल फॉर्मूला ये होता है, डेरिवेशन अभी हमारे काम का नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है 2RT by m अंडर रूट. एवरेज बाय डेफिनेशन सभी का एडिशन अपॉन टोटल. हमें एवरेज वेट चाहिए क्लास में, 40 स्टूडेंट है, सारे 40 स्टूडेंट का वेट हमने ऐड किया और टोटल से डिवाइड कर दिया 40 से. तो सभी का स्पीड का एडिशन बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इसका फाइनल फॉर्मूला आता है 8RT by pi m. रूट मीन स्क्वायर स्पीड अंडर रूट, रूट मीन मींस एवरेज ऑफ स्क्वायर, सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट. इसके नेम से क्लियर होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर. तो यार इसका क्यों ऐसे डिफाइन किया गया है ये भी पता लगेगा. जनरली काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में इसका यूज आता है, देखेंगे हम बाद में. अभी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, VRMS is under root 3RT by m, 2RT by m, 8RT by pi m, 2RT by m. सभी में T और M सेम आ रहा है. T means temperature in Kelvin, M means molecular mass. All velocity are proportional to under root T by m. सारे ही velocity T by m के proportional है. सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है. नोट फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, if we want to calculate velocity in meter per second, that is SI unit, then molar mass kg, T in Kelvin वो तो लेना ही है, सोचना ही नहीं है. R को 8.314 ले लेना है. क्लियर. मोलार मास को केजी में लेना. एग्जांपल फॉर H2 molecular mass is 2 into 10 to the power minus 3 kg. 2 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके लिखना होगा. कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे.
The ratio of root 2 is to 8 by pi is to 3. RT by M सभी में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड. एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8. सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 अभी अटेम्प्ट करना है. सेक्शन डी, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिलेगा जो भी हमने किया है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. चलो कौन सा क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन नंबर 5,
The ratio of among the most probable speed, mean velocity and root mean square. तो ये आंसर लिखा ही है बोर्ड पर. √2 is to 8 by pi is to √3. Option 4th is correct for fifth question. बोर्ड पे ऑलरेडी आंसर है इसका. Sixth, the root mean square speed at STP for the gases. मतलब टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, H2, N2 and O2. क्या हर एक रूट मीन, हर एक वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ m के इनवर्स रिलेशन है? टेम्परेचर सेम, ग्रेटर द मोलर मास लेसर द वेलोसिटी. सबसे ज्यादा मोलर मास है इसमें HBr का, तो HBr की वेलोसिटी सबसे कम, और उसके बाद फिर O2 की, देन N2 की और H2 की सबसे ज्यादा. सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. ग्रेटर द मोलर मास लेसर द वेलोसिटी, जिसका भी मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम. इज दैट ओके? सिक्स्थ क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, एट्थ sir. क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं बोर्ड पर. हमें 2v बताना है. देखो, एक टेम्परेचर 300 केल्विन पे वेलोसिटी v, इसकी डबल वेलोसिटी किस टेम्परेचर पे होगी? तो डबल ले लिया और ये t कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल टेम्परेचर 300, रेशो ले लो, मोलार मास सेम होगा 3r बाय m, 3r बाय m कैंसल, v कैंसल, लेफ्ट साइड बचा है हमारे पास 2, राइट साइड अंडर रूट t बाय 300, स्क्वायर बोथ द साइड एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे अंडर रूट कैंसल. सो 1200 केल्विन आंसर आएगा, व्हिच इज फर्स्ट ऑप्शन. क्या इतना क्लियर है? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क लिख रहा हूं मैं. एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी. सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करने होंगे. इतना होमवर्क है जितना लिखा है बोर्ड पर. पार्ट 2 से भी थोड़ा है. पार्ट 2.
ठीक है, you may leave now. Attendance मैं ले चुका हूँ already.